स्वागत है आपका। यहाँ पर हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर का 100 विमेंस कंपटीशन 2025 का ये सीजन, जो कि टोटल छठा सीजन तो है ही। और आज का ये जो पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा लंदन स्पिरिट्स और ओवल इनविंसिबल की उन दो टीमों के बीच में, जिसमें लंदन की जो टीम है पिछले सीजन की विजेता टीम है, जबकि वहीं पर ओवल की जो टीम है ये पिछले सीजन में लीग स्टेज में पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर थी और लास्ट में एलिमिनेटर मैच हार करके बाहर हो गई थी। लेकिन लंदन स्पिरिट्स की टीम ने बाद में फाइनल में टीम गई और उसको खिताब को जीता भी। और फिलहाल ये दोनों टीमें जब आज के इस मुकाबले में भिड़ेंगी तो दोनों टीमों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, इनके बैटर्स की इंडिविजुअली किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ दिक्कतें रही हैं, और साथ ही साथ जो बॉलर्स इनके दोनों टीमों के अंदर हैं वो कितने कितने ओवर और कहां कहां पर पावर प्ले या डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी, इसको जानते जानते हम स्टैट्स को भी पूरा यहां पर थॉरोली चेक करेंगे और साथ ही साथ अपनी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं, सेफ ऑप्शन जिनको अपनी टीम में लेके जाना ही है, और कौन सी डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको लोगों ने टोटल इग्नोर करके रखा है लेकिन वो आपकी टीम में आकर के आपको वन साइडेड जिता सकती हैं। जबकि ये जो मैच है, जो इस सीजन का पहला मुकाबला होगा 5 अगस्त को शाम को 7:15 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से इसी में 4.5 घंटे घटा दीजिए तो एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड दिन का T20 मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स नाम के उस मैदान पर, जो कि लंदन में है, जहां पर अभी आपने इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी देखा होगा, कई सारे मुकाबले देखे होंगे। और लॉर्ड्स लंदन का जो मैदान है, इसकी अगर हम बात करें तो ये फेमस है अपनी स्लोप की वजह से। एक छोर पर ये टीम, ये जो मैदान है पूरी की पूरी इस तरीके से जो स्लोप लेकर के चलती है, 3 मीटर का डिफरेंस होता है और इसकी वजह से हमेशा, चाहे वो स्पिन बॉलर हो चाहे तेज गेंदबाज हो, हमेशा गेम में इस मैदान पर बने रहते हैं। एक छोर से जब गेंदबाजी होती है तेज गेंदबाजों को तो उनको आउट स्विंग मिलती है, दूसरे छोर से इन स्विंग मिलती है, पिच की जो मैदान है उसके स्लोप की वजह से, और उसी में स्पिनर्स को भी काफी हद तक उसी हिसाब से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बॉलर्स के लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होता है, लेकिन जनरली जब दिन के मुकाबले यहाँ पर होते हैं और आसमान में हल्के फुल्के बादल होते हैं तो कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने की कोशिश करती है। और अगर पिछले सीजन के लास्ट के जो 6 मुकाबले या पिछले जो 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें ये जो मैच है ससेक्स और मिडिलसेक्स नाम की विमेंस टीमों के बीच में, ये 2025 में खेला गया एकमात्र विमेंस T20 मैच है जो इस मैदान पर खेला गया था। और ध्यान रखिए, यहां पर हम द 100 की बात कर रहे हैं, एक तरह का T20 मैच है, आप इसको समझ करके चलिए। बस यहां पर 5 गेंदों का ओवर होता है और टोटल 20 ओवर ही होते हैं, तो 120 की जगह पर टोटल 100 गेंदें ही होती है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा रूल बुक्स में घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है लिटरली। लेकिन अगर आप देखें तो ये T20 मैच यहाँ पर जो लास्ट में खेला गया था, ये ससेक्स और मिडिलसेक्स के बीच में होता है, जहां पर 102 का स्कोर बहुत ही आसानी से चेंज हो गया था। जबकि उसके पहले अगस्त के महीने में जो पिछले सीजन के सारे मुकाबले विमेंस 100 के इस मैदान पर खेले गए थे, उसके स्कोर कार्ड देखें तो यहाँ पर जो है मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम के खिलाफ 112 के जवाब में 115 बना करके लंदन स्पिरिट्स की टीम ने इस मैच को 8 विकेट से जीता था। फिर यहाँ पर 150 का स्कोर भी यहाँ पर वेल्स फायर की टीम ने चेज करके 6 विकेट से मैच को जीता। यहाँ पर 115 के स्कोर को चेज करते हुए लंदन की टीम ने एक बार फिर से मैच को जीता 4 विकेट के अंतर से। यहाँ पर 113 का स्कोर चेज करते हुए मैच को टाई कराया गया और यहाँ पर पहली इनिंग में लंदन की टीम ने जब 147 रन बनाए तो उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन है कि ज्यादातर मैचेस या लगभग सारे के सारे मैचेस स्कोर चेंज होते हुए जीते गए हैं, और उसका रीजन वही है कि चूंकि दिन का मैच होता है, पिच फ्रेश होती है, आसमान पे हल्के फुल्के बादल होते हैं, तो गेंदबाजों के लिए पहली इनिंग में मदद थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली तेज गेंदबाजों के लिए। और इसी वजह से अगर आप पावर प्ले का पहला 6 ओवर अगर आप देखें इस एकमात्र मैच को अगर आप छोड़ देना, और इवन ना सिर्फ पहली इनिंग के अंदर, दोनों इनिंग के अंदर पावर प्लेज में काफी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, तेज गेंदबाजों के लिए काफी अच्छी खासी मदद होती है। तो विकेटें यहां पर आप देखेंगे गिरती दिखाई पड़ेंगी, रन काफी कम बनते दिखाई पड़ेंगे अगर विकेट नहीं गिर रही है तो। पावर प्ले के दौरान यहां पर हेल्प होती है। और बाकी ओवरऑल भी देखें तो इन आखिरी के 6 मैचेस में स्पिन को 34 और पेस को जो 29 विकेटें मिली हैं, लगभग ज्यादातर विकेटें इनको पहली इनिंग के अंदर ही आई हैं। इन 34 में से 24 विकेटें स्पिन को पहली इनिंग के अंदर ही, और पेस की 29 में से 16 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं। तो यही क्लियर कर देता है डेटा कि क्यों यहां पर विमेंस मैचेस में खास करके, और वो भी जब दिन के मुकाबले होते हैं, तो पहले कोई भी टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये मैदान काम भी वैसे करता है कि शुरुआत में थोड़ी सी गेंदबाजों को मदद, उसके बाद ये पिच बैटिंग में थोड़ी सी और बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन यही अगर 50 ओवर का गेम होता तो कोई टीम यहां पर पहले बैटिंग करना भी प्रेफर कर लेती, या रात का भी मैच होता तो भी, क्योंकि इसके बाद जो मेंस का मैच होगा ना, वहां पर आप देखेंगे पहले बैटिंग करने वाली टीमों का डोमिनेशन होता है। तो विमेंस मैच में, दिन के मैच में कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। तो जो भी अपडेट होगा पिच के रिगार्डिंग, फाइनल अपडेट, अभी तो आपको मैंने बताया काफी सारी चीजें, लेकिन कैसी पिच है, कैसा उसका नेचर है, वेदर कैसा है उस टाइम पर टॉस के बाद, वो सारा अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा। साथ ही साथ अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 अब बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले यहाँ पर लंदन
स्पिरिट्स की टीम जो पिछले सीजन की विजेता है, जिनकी तरफ से ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमैन मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते दिखाई पड़ेंगे, जिसको यहाँ पर फॉलो अप करेंगे कॉर्डेलिया ग्रिफिथ हैं, किएरा चेथली हैं, डैनी गिब्सन जो कि इनका ऑलराउंडर है, और एक और ऑलराउंडर है चार्ली नॉट, चार्ली डीन जो कि राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर और मेनली ऑफ स्पिन बॉलर हैं। इसके साथ साथ ईवा ग्रे हैं, इजी वॉन्ग है, तारा नॉरिस है, सारा ग्लेन लेग स्पिन बॉलर। और इसमें से अगर आप देखें जो बेंच है बाकी का, उसमें सोफी मुंड्रो है, रेबेका टाइसन है, एबी नोगरा जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं, और बाकी केट कोपैक है जो कि राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हैं। लेकिन जो ये प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है, उसमें से कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, जैसे इजी वॉन्ग, तारा नॉरिस और चार्ली डीन, ये शुरुआत आपको करते दिखाई पड़ेंगे अपनी बॉलिंग की पहले 6 ओवर में। और ये तीनों की तीनों आपको डेथ ओवर में भी ऑलमोस्ट दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें इजी वॉन्ग तो कम से कम कंफर्म दिखाई पड़ेंगी, तारा नॉरिस भी, सारा ग्लेन और ईवा ग्रे भी आपको बाद में आखिरी के 5 ओवर की बॉलिंग करते देखने को मिल सकते हैं। तो पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलर्स के बारे में आपने जान लिया। और वो जो बॉलर्स हैं ना पावर प्ले डेथ ओवर की, वो आपको 4-4 ओवर के राउंड की भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी चूंकि हम बात कर रहे हैं द 100 नाम के इस टूर्नामेंट की, तो केवल द 100 नाम के इस टूर्नामेंट के अंदर करियर कैसा चला है इन सभी प्लेयर्स का जो लंदन स्पिरिट्स के लिए खेल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेस हैरिस ने द 100 नाम के टूर्नामेंट के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको लिखा दिखाई पड़ भी रहा है करियर स्टैट, कुल टोटल 6 मुकाबले खेले, 114 रन है, 19 का केवल एवरेज है, विकेट कोई नहीं है, जिसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 21, तो सेकंड इनिंग के अंदर केवल एक पारी में 10 रन है। और वहीं पर अगर आप देखें जॉर्जिया रेडमैन के, तो 1800 मैचेस में 440 रन है, 31 का बेहतरीन एवरेज है। लेकिन एक बड़ी कॉमन चीज है कि पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज तो केवल 14 का है, लेकिन सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज 75 हो जाता है। तो कहां पर इनको पिक करना है 100 के अंदर, ज्यादातर ये चीज भी यहां से क्लियर होती है। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स की भी अगर आप नंबर्स देखते चलें, या जो ऑलराउंडर्स भी हैं बेसिकली, चाहे डैनी गिब्सन हो, चाहे चार्ली नॉट हो, चाहे चार्ली डीन हो, 30 मैच में जिनके 18 विकेटें हैं, या जो बॉलर्स भी हैं जैसे इजी वॉन्ग की ही हम बात कर लेते हैं, 22 मैच में केवल 10 विकेटें हैं, पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। और स्ट्राइक रेट की हम बात ही कर रहे तो जैसे सारा ग्लेन का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो द 100 नाम के इस टूर्नामेंट के अंदर 30 मैचेस में 33 विकेटें हैं, पहली इनिंग में हर 22वीं गेंद पर विकेट है, सेकंड इनिंग में हर 14वीं गेंद पर ही विकेट है। तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है कि सेकंड इनिंग में इनको कामयाबी ज्यादा मिलती है। तो वो चीजें हमको करियर का डेटा भी बताती है कुछ हद तक कि इस 100 नाम के टूर्नामेंट के अंदर इन विमेंस क्रिकेटर्स का क्या इतिहास रहा है खेलने को लेकर के। लेकिन रिसेंट फॉर्म की जब हम बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्लेयर कैसी फॉर्म में हैं, तो आपको पता ये चलेगा। और खास करके जब अपनी फैंटेसी की टीम में बनाएंगे ना, तो उसमें भी ये जाकर के देखेंगे कि ग्रेस हैरिस नाम की ये प्लेयर जो है, साथ ही साथ जॉर्जिया रेडमैन जो है, इसके बाद अगर आप आए तो डैनी गिब्सन, चार्ली डीन और साथ ही साथ इजी वॉन्ग के साथ यहाँ पर सारा ग्लेन, ये ऐसे कुल मिला जुला करके कुल टोटल 6 प्लेयर्स हैं जो कि सभी की टीम में हैं। तो क्या ये निश्चित तौर पर सूटेबल हैं आपके लिए फैंटेसी की टीम में? क्या इन्हीं 6 को लेकर के जाएंगे? उसी के लिए हम इनका रिसेंट फॉर्म चेक करेंगे और साथ ही साथ बाकी जो प्लेयर्स बची हुई हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्रेस हैरिस हैं, बड़ी प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, 22-63, 15-37, 12-26, और खास करके चूंकि कभी कभी बॉलिंग भी करके देती हैं, बल्ले से भी अगर आप देखें तो फॉर्म ठीक ठाक है। तो निश्चित तौर पर इनका जो सिलेक्शन है ना वो वेल जस्टिफाइड है, कोई डाउट इनको लेकर के है नहीं। बाकी जॉर्जिया रेडमैन एक लेफ्ट हैंडेड बैटर और विकेट कीपर बैटर के तौर पर अगर आप देखें तो कमाल के फॉर्म में है। और साथ ही साथ आपने पीछे करियर स्टैट्स देखा भी इनका कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में खास करके ज्यादा बेटर हैं। हालांकि इनको मैं ये भी कहूंगा कि पहली इनिंग की बैटिंग में भी कतई इग्नोर मत करिएगा। हाँ, सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। ये सीधा सीधा आपको मेरा सजेशन होगा। बाकी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ और कीरा चैथली है तो नहीं किसी की टीम में। बाकी इनका फॉर्म देखेंगे तो वो भी काफी इनकंसिस्टेंट है, कभी कभी बीच बीच में ठीक ठाक पारियां आई हैं, तो स्मॉल लीग के लिए इनको मैं सजेस्ट करता भी नहीं। बाकी डैनी गिब्सन एक ऐसी प्लेयर है ना जो कि आपको ना सिर्फ एज ए बैटर थोड़ा सा नीचे आकर के बैटिंग करके देंगी, बल्कि बॉलर के तौर पर भी पूरे 4 ओवर बॉल करके देंगी। और बाकी फॉर्म अगर आप देखें तो वो इनके टैलेंट को निश्चित तौर पर दिखाएगा नहीं। लेकिन स्टिल ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि इनको भी टीम से आपको कतई ड्रॉप नहीं करना करे, प्लेइंग 11 के अंदर है। बाकी उसी तरह से चार्ली डीन भी सभी की टीम में, टीम की कप्तान भी है, बढ़िया फॉर्म में भी है, एज ए बॉलर विकेट चटकाई है, बल्लेबाजी के मौका मिलता है तो रन भी बना करके देती है। बाकी इजी वॉन्ग ये भी पूरे 4 ओवर की फुल फ्लेजेड बॉलर है, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉल करेंगी। और रिसेंट टाइम में तो ये बल्ले से भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और है भी बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर। तो इनका भी सिलेक्शन पूरी तरह से वेल जस्टिफाइड है। और ठीक वही चीज आपको मैं सारा ग्लेन को भी लेकर के कहूंगा कि जबरदस्त परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम पर रही है। तो ओवरऑल जो स्मॉल लीग की टीम में लगभग सभी लोग जिनको लेकर के जा रहे हैं ना, तो वो सारी 6 की 6 प्लेयर हैं भी बेस्ट जिनको आप लेकर के जाएं। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर इसमें अगर आप देखें या बाकी प्लेयर्स के बारे में देखें, जैसे जो सोफी मुंड्रो हैं काफी बढ़िया फॉर्म में है एज ए बॉलर, राइट आर्म मीडियम पेसर को तो बाकी रेबेका टाइसन है एज ए बॉलर कंसिस्टेंट है नहीं। इसके बाद एबी नोगार्वे है, केट कोपैक है, इनके भी रिसेंट फॉर्म को अगर आप देखें तो बहुत कंसिस्टेंट तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बेंच पर से कम सोफी मुंड्रो एक नाम है जो कि अगर प्लेइंग 11 के अंदर आती है तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर भी, और निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ तारा नॉरिस भी काफी बढ़िया फॉर्म में है जो कि प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगी भी और कम से कम पावर प्ले में बॉलिंग तो जरूर करेंगे। और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल प्लेयर ये भी निकल करके आ जाती हैं। ठीक उसी
उसी तरह से ईवा ग्रे को भी लेकर के कहूंगा, और उससे बेहतर चार्ली नॉट एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी, जो कि बल्ले से रिसेंट टाइम पर बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। हालांकि एज अ बॉलर ज्यादा सफलता मिली है नहीं, तो ये भी एक डिफरेंशियल प्लेयर होंगी। तो ये दोनों बैटर्स तो नहीं, लेकिन चार्ली नॉट हो गई, तारा नॉरिस हो गई पहली इनिंग की बॉलिंग में, खास करके सोफी मुनरो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलती हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग में, और कुछ हद तक ईवा ग्रे भी। लेकिन ये जो बॉलर्स हैं, चाहे ईवा ग्रे हो गए, तारा नॉरिस हो गए, सोफी मुनरो हो गई, ये केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के लिए इनका कोई खास यूज है नहीं। चार्ली नॉट को आप कभी भी अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर आप पहली इनिंग की बैटिंग में जॉर्जिया रेडमैन को लेकर के डाउटफुल हैं, नहीं लेना चाहते, तो वो रिस्क लेकर के आप इनके साथ जा सकते हैं। फुल फ्लेजेड एक बेहतरीन प्लेयर जो कि आपको परफॉर्म भी करके दे सकते हैं और निश्चित तौर पर एक शानदार विनिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा रीसेंट फॉर्म देख करके कम से कम काफी सारी चीजें क्लियर आपको हो चुकी हैं प्लेयर्स को लेकर के। हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखें तो लंदन की ये प्लेयर जब ओवल इनविंसिबल विमेंस टीम के खिलाफ खेलती हैं तो ग्रेस हैरिस की एक मैच में केवल 1 रन है, वहीं पर जॉर्जिया रेडमैन के 4 मैच 120 रन है, 77 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। अब गेस करिए, जैसा इनका करियर था, पहली इनिंग की बैटिंग में कुछ खास अच्छा है नहीं, लेकिन वहीं पर आपको हेड टू हेड में भी सिमिलरली दिखाई पड़ेगा। पहली इनिंग की बैटिंग में केवल 14 का एवरेज है, और वो भी 3 मुकाबले खेल करके, ध्यान रखिएगा 3 बार, 4 में से 3 बार पहली इनिंग की बैटिंग है और तीनों बार फ्लॉप हुई है। केवल 1 बार सेकंड इनिंग की बैटिंग आई है और उसी में इन्होंने 77 नाबाद की पारी खेल दी थी। तो काफी सारा हिंट यहां से आपको मिल जा रहा है कि कब ये सूटेबल होंगी, या क्या इनको आप सेकंड इनिंग की टीम में कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं या नहीं, ये चीज यहां पर क्लियर हुई। बाकी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ हो गई, कीरा चैथली हो गई, इनके नंबर से या तो खेले नहीं है तो बेहतर है नहीं। डैनी गिब्सन के आंकड़े भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। बाकी चार्ली नॉट तो खेले ही नहीं है। चार्ली डिन के 7 मैच में 8 विकेट हैं, 3 में 3 विकेट हैं। ईवा ग्रे के, इजी वॉन्ग के 5 मैच केवल 1 विकेट है। तो जो आपको मैं कह रहा था ना कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स के नाम, तो उसमें एक और ये नाम है इजी वॉन्ग, जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं सेफ प्लेयर के तौर पर, चूंकि इनका डेटा बहुत ही खराब है इस टीम के खिलाफ। तो आप अगर रिस्क लेना चाहें तो इनकी जहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग में जो भी खेले, तारा नॉरिस, ईवा ग्रे या सोफी मुनरो, ट्राई कर सकते हैं। बाकी तारा नॉरिस के 6 मैच में 4 विकेटें हैं। सेरा ग्लेन के नंबर अच्छे हैं, 5 में 6 विकेटों के साथ। तो हेड टू हेड के आंकड़े देख करके भी निश्चित तौर पर जो डिफरेंशियल प्लेयर्स आपको लेना चाहते हैं उनको लेने के लिए किसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे एक नाम आ गया इजी वॉन्ग का, एक नाम आ गया जॉर्जिया रेडमैन का। स्मॉल लीग में तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में आप ये चीजें कर सकते हैं। बाकी इस वेन्यू पर द 100 में क्या आंकड़े हैं उसको भी अगर आप देखते चलें तो ग्रेस हैरिस के इस मैदान पर 4 मैच केवल 41 रन है, वहीं पर जॉर्जिया रेडमैन के 5 मैच 122 रन है, 66 का हाईएस्ट स्कोर है। और गेस करिए यहां पर भी सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में कमाल करती दिखाई पड़ी है। और बाकी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ और कीरा चैथली के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं। डैनी गिब्सन निश्चित तौर पर एक ऑलराउंडर के तौर पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगी, जिनको आप निश्चित तौर पर इग्नोर करना काफी मुश्किल है। चार्ली डीन के भी 17 मैच केवल 11 विकेट, ईवा ग्रे के 7 मैच 6 विकेट हैं, और इजी वॉन्ग के इस मैदान पर भी 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। हालांकि इनको लेकर के ये भी मैं कहूंगा कि जैसा है मैदान होता है, निश्चित तौर पर अगर इनके आंकड़े खराब हैं तो उसका रीजन है कि परफॉर्म इन्होंने नहीं किया है। लेकिन निश्चित तौर पर इनको मैं स्मॉल लीग के लिए कम से कम सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप करिएगा। अगर आप सोफी मुनरो को खेलते देख रहे हैं, तारा नॉरिस, जिनके आंकड़े अगर आप देखें तो इनके भी उतने अच्छे हैं नहीं, तो इसी वजह से ज्यादा सेफ होगा कि आप इजी वॉन्ग के साथ जाएं। और प्लस सेरा ग्लेन, जिनके 10 मैच में 16 विकेट हैं, इस मैदान पर कमाल के आंकड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आपको मैं उम्मीद करूंगा कि समझा चुका हूं कि कौन सी स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगी, कौन सी ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगी, और स्मॉल लीग में कब किसके साथ आप रिस्क लेकर के किसको लेके जा सकते हैं, ये भी क्लियर कर दिया है। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल भी देख लीजिए कि ग्रेस हैरिस मारियन कैप पर 5 बार आउट हो चुके हैं 99 गेंद पर केवल 97 रन बना करके, और एमांडा वेलिंगटन की गेंद पर भी 3 बार आउट हो चुके हैं 30 रन बना करके, जो कि एक लेग स्पिनर है। तो निश्चित तौर पर ये 2 बॉलर है जो इनको परेशान करती है। जॉर्जिया रेडमैन की बात करें तो इनको किसी स्पेसिफिक बॉलर के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रही है। एमांडा वेलिंगटन पर 3 बार आउट हुई है, लेकिन 85 रन बना करके आंकड़े बेहतर हैं। 101 रन बना करके 3 बार आउट हुई है मारियन कैप पर। हाँ, एलिस कैप्सी पर और रेचल स्लेटर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, लेकिन वो सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात क्लियर है कि सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी बॉलर को लेकर इनको है नहीं। बाकी कीरा कैथली और कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के भी आंकड़े ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं। जिस भी बॉलर को उन्होंने फेस किया है, स्पेसिफिकली स्पिनर्स के खिलाफ इनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा रही हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली लेग स्पिनर के खिलाफ। और उसके बाद यहां पर आती हैं डैनी गिब्सन, इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग या ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग दिक्कत करती है। दिक्कत इनको एलिस कैप्सी पर भी है, मारियन कैप पर भी है, एमांडा वेलिंगटन पर, और यहां पर जो रियाना मैकडोनाल्ड गए हैं वो इनको 4 बार आउट कर चुके हैं 14 गेंद पर, 5 गेंदों पर 2 बार आउट कर चुके हैं रेचल स्लेटर। तो आंकड़े काफी खराब है इनके जब बैटर। बाकी चार्ली नॉट के भी आंकड़े यहां पर आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और साथ ही साथ लेग स्पिन बॉलर, ये 2 टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग है जो लंदन स्पिरिट्स की बैटर्स को काफी
परेशान करती है। तो क्या ऐसी 2 बॉलर हैं सामने की टीम, उसको देखने के लग रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तो एमांडा विलिंगटन है ही, साथ ही साथ सोफी स्मेल भी हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर देखें तो लॉरेन विनफील्ड हिल है जो कि विकेट कीपर बैटर है, कप्तान भी है, ओपन भी करेंगी मैग लेनिंग के साथ। बाकी एलिस कैप्सी है, मारियन कैप है, पेज स्कोफील्ड है, फीव फैंक्रिल है, जो गार्डनर है जो कि ऑफ स्पिन बॉलर है, रियाना मैकडोनाल्ड का नाम अभी आपने पीछे प्लेयर बैटल में भी देखा, सोफी स्मेल तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी रेचल स्लेटर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। इसमें से पावर प्ले और डेथ ओवर की कौन बॉलिंग करेंगी उनके नाम देख लीजिए। बाकी बेंच पर जो नाम है जिसमें से तैस फरेंट एक बढ़िया नाम हो सकते हैं अगर प्लेइंग इलेवन में खेलें, क्योंकि उसको आगे बढ़ाते हो। अगर आप करियर के आंकड़े देखें ना तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाई पड़ेगा। एक तो चीज आपने पीछे वाली टीम का देखा था, बॉलर्स के आंकड़े बहुत खराब थे, बैटर्स के आंकड़े भी निश्चित तौर पर थोड़े थोड़े एवरेज ही थे कुछ प्लेयर्स को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें लॉरेन विनफील्ड हिल के द 100 का करियर जो रहा है, 30 मैचों का अच्छा खासा अनुभव, लेकिन 22 का बैटिंग एवरेज, और उसमें भी इनिंग के बेसिस पर जाकर के देखें तो सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा प्लेयर कब आपको लेकर के जाना है या किसने कब बेहतर किया। बाकी मैग लेनिंग के आंकड़े तो द 100 में बहुत ही पुअर है, किसी भी इनिंग की बैटिंग की बात कर लें। एलिस कैप्सी के आंकड़े देख लीजिए तो एक ऑलराउंडर है चूंकि, तो निश्चित तौर पर इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर मारियन कैप के आंकड़े तो बहुत ही कमाल के हैं, एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी, और इवन ये तो आपको मैं ये भी कहूंगा कि चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, एक बेस्ट ऑप्शन है कप्तान है बस कप्तान की। बाकी पेज स्कोफील्ड के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक हैं। बाकी एमांडा विलिंगटन को तो आपने देख ही लिया कि ड्रॉप कर नहीं सकते एक लेग स्पिनर के तौर पर, सामने की टीम की बैटर्स की कमजोरी भी है। और जो एक और कमजोरी है वो है सोफी स्मेल, जिनके 23 में जब 22 विकेट हैं, और इवन तैस फेरेंट को लेकर के अभी आपको मैंने कहा था ना कि ये पॉसिबली बेंच पर होंगी, लेकिन अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलती हैं और इनके आंकड़े अगर आप देखें 9 मैच में 18 विकेटों के, तो सीधे सीधे आपको मैं क्लियर कट कहूं एक जबरदस्त ऑप्शन है डिफरेंशियल, जिनको सीधे टीम में लेकर के जाइएगा। और बाकी खिलाड़ियों के भी आप करियर के आंकड़े जरूर देख करके रखिए। और इसको देखने के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी देखें, जिससे आपको क्लियर हो कि कौन सी सेफ ऑप्शन है, कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं। तो जब आप अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाएंगे ना, तो एक चीज आप देखेंगे कि इस टीम की तरफ से खास करके मैग लेनिंग सभी की टीम में, एलिस कैप्सी, मारियन कैप और साथ ही साथ एमांडा विलिंगटन, ये 4 प्लेयर है जिनको लेकर के किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत डाउट जो लोगों के दिमाग में है, कुछ लोग यहाँ पर रियाना मैकडोनाल्ड गे को लेकर के जाएंगे, कुछ लोग लॉरेन विनफील्ड को लेकर के जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सिलेक्शन परसेंटेज होगा सोफी स्मेल का भी, लेकिन कंफ्यूजन है इन लोगों के बीच में। और ये जो चारों प्लेयर जो सभी की टीम में है, उसमें मैग लेनिंग का करियर आपने पीछे देखा कुछ खास अच्छा है नहीं। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बीच बीच में 92, 60, 90, 69 पारियां आई तो हैं, तो निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन है जो रिसेंट टाइम में जब से इन्होंने संन्यास लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से खास करके बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, कभी नहीं रही है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इनको ड्रॉप करिए। हालांकि इनको ड्रॉप करना ये भी आपको मैं बता दूं काफी रिस्की ऑप्शन है, लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इनको लेकर के जाना है तो केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करिएगा। बाकी एलिस कैप्सी एज अ इन फॉर्म प्लेयर बैटर के रूप में निश्चित तौर पर आखिरी पारी 79 की है, तो एक अच्छी ऑप्शन है, और ये द 100 में बॉलिंग भी करेंगी, इसी वजह से इनका सिलेक्शन जस्टिफाइड है हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर के तौर पर। मारियन कैप को लेकर के ऑलरेडी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि बेस्ट कप्तान है उस कप्तान के ऑप्शन आज के इस मैच की यही है, तो इनको तो ड्रॉप करना बनता नहीं। बाकी एमांडा विलिंगटन का भी आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि इनको भी ड्रॉप करना बनता नहीं। तो जो 4 प्लेयर सभी की टीम में, उसमें से 3 को लेकर के क्लैरिटी है, एक को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, जो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। लॉरेन विनफील्ड हिल, जिनको लोगों ने ज्यादातर पिक किया नहीं है, करियर आपने देखा सेकंड इनिंग की बैटिंग में ज्यादा बेहतर रहा है, और रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें ना तो पिछले 8-10 मुकाबले उठा करके आप देख लीजिए, कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप जरूर इनको डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। पेज स्कोफील्ड एक ऑप्शन है जरूर, लेकिन ये बैटिंग में बहुत नीचे आते हैं। ग्रैंड लीग की किसी एक आध टीम में आप ट्राई करिएगा, बाकी स्किप करिएगा। ठीक उसी तरह से फीव फ्रैंकलिन भी है, हालांकि अगर आप इनका फॉर्म देखें तो विकेट लगातार इन्होंने चटकाई है रिसेंट टाइम में, तो एक अच्छी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये पूरे 4 ओवर करेंगी, इसको लेकर के डाउट है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इनको केवल ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई करिएगा। जो गार्डनर का फॉर्म भी बेहतर है नहीं। बाकी रियाना मैकडोनाल्ड गे को तो आपको मैं सीधे कहूंगा कि आंख मूंद करके सीधे टीम में रख लीजिएगा, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। अब परफॉर्मेंस करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन ये एक ऐसी प्लेयर जो पूरे 4 ओवर करेंगे, पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर दिखाई पड़ेंगी, और एक बहुत ही यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन है, जबरदस्त फॉर्म में भी है। और सोफी स्मेल का तो आपको मैं पीछे ही क्लियर कर चुका हूं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग है सामने वाली टीम की बैटिंग लाइन को पूरा परेशान करती है, अच्छे फॉर्म में भी है, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगी। बाकी रेचल स्लेटर हैं जो कि कंसिस्टेंट तो है, परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और इवन तैस फेरेंट को लेकर भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। ये दोनों ही बॉलिंग ऑप्शंस ऐसी प्लेयर हैं, पहले इनिंग की बॉलिंग में आप इनको सीधे लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी आप देख चुके हैं कि 5 प्लेयर तो हमारी पक्की तौर पर टीम में आ रही हैं, लेकिन उसी में 2 ऐसी बैटर भी हैं जो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है, और उसमें बाकी जो बीच के प्लेयर्स है उतने यूटिलिटी वाइज बेस्ट है नहीं, लेकिन उसमें रेचल स्लेटर और तैस फेरेंट 2 और डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि किसको आप फेवर करेंगे। हालांकि यहां तक आते आते एक बात
करियर के स्टैट्स को देखते हुए, रीसेंट फॉर्म को देखते हुए एक बात क्लियर थोड़ी थोड़ी हो रही है कि कौन सी टीम डोमिनेट कर सकती है आज के इस मैच में। हालांकि लंदन की टीम पिछले सीजन की विजेता है, लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़ों को भी देख करके उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें तो हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो लॉरेन विनफील्ड के सामने लंदन की टीम के खिलाफ 6 मैच में 129 रन 61 का हाईएस्ट स्कोर है और एज यूजुअल सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में चली भी हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें एलिस कैप्सी की, जो कि मैग लैनिंग तो खेली नहीं, एलिस कैप्सी के 6 मैच में 146 रन 29 के एवरेज, 3 विकेटें हैं। पहली इनिंग में बैटिंग, सेकंड इनिंग के बॉलिंग में तो विकेट है नहीं, लेकिन ओवरऑल एज अ बैटर पहली इनिंग में ज्यादा कामयाब है। बाकी मारियन कैप को लेकर के मैं तो कहूंगा डेटा भी मत देखिए, हालांकि डेटा भी इतना कमाल का है कि उसको निश्चित तौर पर देख करके आप सीधे कप्तान है बस कप्तान बना देंगे। ठीक उसी तरह से अमांडा बेरिंगटन का डेटा देख लीजिए और ठीक उसी तरह से सोफी स्मेल और रियाना मैकडोनाल्ड गे के आंकड़े देख लीजिए। और जो आपको मैं कह रहा था कि बेंच पर से टेस फेरेंट एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, इनका डेटा देख लीजिए। तो ये सारी प्लेयर्स तो क्लियर कट अपनी टीम में सीधे आती हैं, जिसमें से ये 5 प्लेयर और अगर टेस फेरेंट खेलते हैं छठे प्लेयर के तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो सीधे ये टीम में आती हैं। लेकिन उसी में जो आपको मैं बता रहा था कि रेचल स्लेटर भी एक ऑप्शन है, जिनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी सेकंड इनिंग की बैटिंग में बाकी दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स भी बेस्ट हैं। एक चीज तो हेड टू हेड के आंकड़े देख करके प्लेयर्स के बारे में तो समझ में आया, लेकिन एक और बात भी क्लियर हो रही है यहां तक आते आते कि मेरे हिसाब से तो कम से कम ओवल इनविंसिबल की टीम ही एक ऐसी टीम है जो आज के इस मैच को जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ज्यादा बेटर ये टीम दिखाई पड़ती है, वेल बैलेंस टीम है, ज्यादा बेहतर प्रॉपर प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। एक अच्छी जो पारी आई है वो भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में आई है। और बाकी एलिस कैप्सी के आंकड़े आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक हैं। मारियन कैप के आंकड़े को देखने की जरूरत भी नहीं, आपको मैं कई बार कह चुका हूं, हालांकि आंकड़े आप देखेंगे भी तो बहुत ही कमाल के हैं। अमांडा बेरिंगटन को लेकर भी निश्चित तौर पर कोई कंफ्यूजन है नहीं, सोफी स्मेल और रियाना मैकडोनाल्ड को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 प्लेयर तो हमारी पक्के तौर पर टीम में आ ही रही हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि रेचल स्लेटर खेलती है या नहीं, और बाकी सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो ये दोनों भी और खास करके मैग लैनिंग भी काफी बेहतर ऑप्शन होंगी। तो सीधे सीधे मेरी तो क्लैरिटी यहाँ पर आ चुकी है कि यहाँ पर जो ओवल इनविंसिबल की टीम है, अगर इनका दिन खराब नहीं हुआ तो यही मैच जीतती दिखाई पड़ रही है। और इसी वजह से जब आपने पिछली टीम के बारे में देखा कि उधर से ज्यादातर लोग 6 प्लेयर लेकर के जा रहे हैं, मैं फिलहाल इधर से 6 प्लेयर लेकर जाने की कोशिश करूंगा। वो निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि कौन पहले इनिंग की बैटिंग करेगा उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी प्लेयर बैटल देख लें या वीकनेस देख लें अगर आप ओवल के प्लेयर्स की, तो लॉरेन विनफील्ड को जो दिक्कतें रही हैं लगभग हर बॉलर के खिलाफ आप नाम लेते चले जाइए, सभी के खिलाफ इनके आंकड़े खराब हैं। और बाकी मैग लैनिंग की बात करें तो इजी वॉन्ग, ग्रेस हैरिस और सैरा गिलेन ने एक बार आउट कर रखा है। हालांकि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफी बैलेंस डेटा है। बाकी मारियन कैप के भी नंबर्स यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें खास करके ये ऑफ स्पिनर ग्रेस हैरिस पर फंसी है बुरी तरह से। और बाकी एलिस कैप्सी के आंकड़े देखिए तो इनके भी नंबर्स ज्यादातर बॉलर्स के खिलाफ ठीक ठाक है, जैसे सैरा गिलेन हो गई, तारा नॉरिस हो गई, जो मेन बॉलर्स हैं खास करके उनके खिलाफ अच्छे हैं। जो पार्ट टाइमर्स हैं या जैसे सोफी मुंडो जैसी बॉलर, डैनी गिब्सन, उन पर इनको विकेटें ज्यादा गिरी हैं, लेग स्पिन पर थोड़ी सी कमजोर रही हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स बची हुई हैं उनके भी डेटा को आप देख लीजिए, खास करके अमांडा बेरिंगटन के। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेग स्पिन बॉलर दोनों टीमों की कमजोरियां रही हैं, इनके बैटर्स की कमजोरियां रही हैं। तो उस तरीके की बॉलिंग ऑप्शंस आपकी टीम में 100% होनी चाहिए, खास करके पहली इनिंग की उस टीम के सामने वाली टीम की बॉलिंग हो तो। बाकी कप्तान है बस कप्तान के रूप में मारियन कैप और ग्रेस हैरिस आज के इस मैच की सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं निश्चित तौर पर मारियन कैप के साथ जाना पसंद भी करूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रेस हैरिस की जगह पर आप या तो एलिस कैप्सी को ट्राई कर लीजिए, आपके पास डैनी गिब्सन का भी एक ऑप्शन है, या बेस्ट ऑप्शन आपके पास अमांडा जेड विलिंगटन का है। तो ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं। और बाकी अभी के लिए ये टीम आप बना करके सेव कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ज्यादातर ऑलराउंडर्स मेरी टीम में हैं, विकेट कीपर, बैटर और एकमात्र बॉलर भी आप देख ही पाएंगे। लेकिन जो फाइनल टीम आएगी ना वो तो टॉस के बाद वेदर और पिच को देखने के बाद ही आएगी। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, इन दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी उससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।